नमस्कार, मैं हूँ मिथिलेश और आप देख रहे हैं प्रभात खबर डिजिटल। हमारे साथ हैं कैलाशपति मिश्र, जो वित्त और बजट के जानकार हैं और प्रभात खबर के लिए बजट वित्त विभाग की रिपोर्टिंग करते हैं। कल से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने वाला है। कल पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। दोनों सदनों की, चूंकि बिहार में विधान परिषद भी है, तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी जिसको राज्यपाल संबोधित करेंगे। उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा। आपको बताएं कि आर्थिक सर्वेक्षण बिहार सरकार लगातार 2006 से जारी कर रही है और ये इस बार भी जारी होगा। तो हम बात करते हैं कैलाशपति जी से। कैलाशपति जी, एक तो ये बताइए कि आर्थिक सर्वेक्षण कल पेश होने वाला है, तो उसमें क्या-क्या अनुमान है कि क्या राज्य की आर्थिक तस्वीर कैसे हो? इस बार भी बिहार पिछले कई सालों से बिहार की जो विकास दर है, ये बिहार की जो इकोनॉमी है, लगभग दो दहाई अंकों में 2 अंकों में लगातार आगे बढ़ रही है। और इस बार भी वो 2 अंकों में है। जो सूत्र मेरे बता रहे हैं, लगभग 14.5% के दर से बिहार की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है और ये देश में चौथे नंबर पे है। बिहार से आगे केवल छोटे राज्य में असम, सिक्किम और तेलंगाना है। बिहार प्रगति के रास्ते पे काफी आगे जा रहा है, इकोनॉमी भी इसके आगे जा रहे हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण में कल सरकार अपने पिछले दिनों के जितने उनके इकोनॉमिक आर्थिक गतिविधियां रहे, उसकी लेखा जोखा पेश करेंगे। उस सभी सेक्टरों को सर उसमें समावेश किया जाता है। अर्थव्यवस्था है, कृषि है, टेलीकॉम है, सारे सेक्टर को का एक एक तरीके से आईना, उसका जो दर्पण है वो विधानमंडल में कल सरकार रखेगी। ये केंद्र सरकार जब पार्लियामेंट में बजट पेश होता है तो उसके पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश करती है। तो उसी के तर्ज पे बिहार में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की बागडोर 2005 में संभाली, तो उसके बाद जो पहला बजट हुआ उसके बाद से आर्थिक सर्वेक्षण पेश होना शुरू हुआ और वो लगातार जारी है। कल वित्त मंत्री सम्राट चौधरी आर्थिक समीक्षा पेश करेंगे। तो अनुमान है कि इस बार भी जो बिहार का आर्थिक दर है, विकास दर है, वो जैसा कि कैलाशपति जी ने बताया कि वो इस बार भी डबल डिजिट में होगा और अनुमान है कि वो 14% से आगे रहेगा। कैलाश जी, ये बताएं कि प्रति व्यक्ति आमदनी में भी क्या बढ़ोतरी होने की की संभावना है? निश्चित रूप से हमारे जीडीपी में ग्रोथ होता है। जीडीपी में लगभग 14% का ग्रोथ है, तो उसका प्रत्यक्ष असर प्रति व्यक्ति आय पे भी बढ़ता है। तो पिछले साल लगभग 59,000 करोड़ के, मतलब 59,000 जो है प्रति व्यक्ति आय थी, मतलब 22-23 में। 23-24 में इसे बढ़ के जो मेरे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 66,000 हो जाएगा वो। तो इसमें भी लगभग 12% की बढ़ोतरी होगी और प्रति व्यक्ति आय में 7,000 से अधिक की बढ़ोतरी होगी, जो सूत्र बता रहे हैं हमारे। उसमें आर्थिक सर्वेक्षण जो पेश होगा तो उसमें कृषि और औद्योगिक जगत में क्या बिहार की प्रगति हुई है, उस पे भी थोड़ा सा खाका तैयार होता है, उसकी तस्वीर दिखाई जाती है। तो क्या कृषि के क्षेत्र में क्या अनुमान है? निश्चित रूप से कृषि भी लगभग लगभग 3% के दर से, साढ़े तीन परसेंट के दर से, जो राष्ट्रीय औसत से कहीं अधिक है, बिहार में कृषि की विकास दर है। और जहां तक सर उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात है, तो पिछले दिनों यहाँ इकोनॉमिक समिट हुआ था, जिसमें लगभग राज्य सरकार ने 1,80,000 करोड़ का एमयू विभिन्न कंपनियों से के साथ साइन किया है और पीछे भी ये हुआ है और वो धीरे धीरे धरातल पे उतर रहा है। कई कंपनियां अपना यहाँ यूनिट लगाने के लिए आगे आ रही है, बैंक से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो एक सकारात्मक संकेत जो है उद्योग के क्षेत्र में भी, माना जाता था कि बिहार में उद्योग नहीं लगेगा, कई कारण है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है वो रफ्तार पकड़ रहा है और इसकी झलक अपनी जो आर्थिक सर्वेक्षण कल वित्त मंत्री, उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सम्राट चौधरी पेश करेंगे, उसमें ये दिखाई देगा। आर्थिक सर्वेक्षण एक आधार होता है किसी राज्य के, या बिहार के मामले में देखें तो बिहार की तरक्की कैसे हो रही है, किस क्षेत्र में कितना तरक्की हुआ है, कृषि हो और उद्योग हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, कंस्ट्रक्शन का इलाका हो, तो वो एक रिसर्च बेस भी होता है और एक डॉक्यूमेंट एक है सरकार की। 3 तारीख को, 3 मार्च को बिहार का बजट भी पेश होने वाला है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी दोनों सदनों में बिहार का बजट पेश करेंगे। तो इस बार के बजट में क्या खास होने की उम्मीद है कैलाश जी? सर, इस बार के बजट में सीएम के जो ये प्रगति यात्रा हुआ है,
उसका रिफ्लेक्शन स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जो मेरे सूत्र कह रहे हैं कि जो सामाजिक क्षेत्र है, खास करके जो ग्रामीण कार्य विभाग है, उसके बजट में जबरदस्त बढ़ोतरी, शिक्षा में तो नंबर 1 रहेगा ही, लेकिन ग्रामीण कार्य के बजट में जबरदस्त बढ़ोतरी होने की संकेत है। उसके पीछे तर्क ये है कि सर सीएम ने अपने प्रगति यात्रा के दौरान में लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे घोषणाएं, नई-नई घोषणाएं की, सड़क, पुल, पुलिया, और वो सारा समाहित होता है ग्रामीण कार्य विकास के तहत। तो उसपे और पथ निर्माण, इस दोनों के बजट में बढ़ोतरी होगी। सर जहां तक बजट के आकार का है, तो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि पिछले साल 24-25 में बजट जो था लगभग 2,78,000 करोड़ का था, और इस बार वो बढ़ के 3,20,000 करोड़ होने की संभावना है। और सर पिछले जैसा कि सर आप जानते ही हैं कि पिछले कई सालों से, कई वित्तीय वर्षों से बजट में योजना आकार जो है वो बढ़ नहीं रहा था, लगातार उसमें कुछ न कुछ कमी आ रही थी। तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इस बार जो प्लानिंग का बजट है, स्कीम मद का जो बजट है, उसमें भी 15 से 20% बढ़ोतरी होने की मतलब संभावना है। योजना आकार जो 1 लाख करोड़ का पिछले 2-3 वर्षों से था, उसमें बढ़ोतरी होगी। तो योजना आकार वो राशि होती है, वो आकार है कि जिसमें सरकार की प्लान की स्कीम्स वगैरह पे पैसे खर्च होते हैं। तो उसे हम लोग उसमें उस बजट में बढ़ोतरी होने की संभावना है। उससे विकास की योजनाएं आगे और बढ़ेगी। आपको मालूम होगा कैलाश जी, जब 2005 की से पहले की जो सरकार थी, तो उसमें जैसा कि मुख्यमंत्री भी कई बार बोलते रहे हैं और पॉलिटिकल भी ये रहा है कि उस समय में महज कुछ हजार करोड़ रुपए के ही बिहार के बजट होते 20 से थे। 25,000 करोड़ के टोटल बजट आकार ही होता था। हाँ, तो उसकी तुलना में देखें तो कई गुना, 10 गुना से ज्यादा करीब ज्यादा करीब ज्यादा सर जी, वो हाँ, बजट हो सर गया सर है। हाँ। एक हम लोग बजट में देखें कि क्या, जैसे इस साल विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो क्या कोई नया टैक्स वगैरह लगने की कोई संभावना दिखती है? टैक्स की तो संभावना नहीं है, लेकिन कुछ नई स्कीमें सरकार लेके आ सकती है। उसमें खास करके महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, उसमें जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से जो स्कॉलरशिप, जो छात्रवृत्ति दी जा रही है, उन सब राशियों में सरकार बढ़ोतरी कर सकती है चुनाव को देखते हुए। इस तरह की योजना, इस तरह की जो लगभग बजट फाइनल है, वो वित्त विभाग ने इस पे पूरी मतलब अपनी होमवर्क की है। बजट को लेकर, जैसे केंद्र की बजट को लेकर लोगों को तमाम तरह की चिंताएं, आशंकाएं और संभावनाएं का इंतजार होता है कि इनकम टैक्स में बढ़ोतरी होगी, ये होगा लेवल में, इनकम टैक्स लेवल में। उसी तरह बिहार के बजट को लेकर भी बिहार के लोगों की जागरूकता होती है कि क्या कोई नया टैक्स तो नहीं लग रहा है, या क्या रिबेट मिलने वाला है, क्या सुविधाएं मिलने वाली है। अगले फाइनेंशियल ईयर जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है, उसमें क्या कुछ नई योजनाएं शुरू होगी। तो लगता है कि कैलाश जी, कुछ कई सारी नई योजनाएं भी शुरू होने वाली है। निश्चित निश्चित रूप से ये सारी योजनाएं शुरू होंगी। खास करके जो राज्य सरकार का जोर भी है, जो क्लाइमेट को लेके जो राज्य सरकार की चिंता है, या ग्लोबल पूरे दुनिया में जो चिंता है, उसका एक एड्रेस इस बजट में दिखाई देगा। उसके लिए अलग से प्रावधान भी किए जा सकते हैं इसमें, इस बजट में। सर उसी तरह से युवाओं के लिए स्कॉलरशिप स्कीम की घोषणा हो सकती है, महिलाओं के लिए अलग से कुछ घोषणा हो सकती है। 28 तारीख यानी कल से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। तो जाहिर है कि इसमें विपक्ष की भी अच्छी संख्या है, विपक्ष के विधायकों की भी। तो विपक्ष की रणनीति होगी कि किस तरह सरकार को, चूंकि ये चुनावी साल है और बमुश्किल एक और सेशन सत्र की संभावना दिखती है, तो विपक्ष की रणनीति होगी कि कैसे सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाए जन सरोकार के मुद्दों को लेकर। और सरकार की जो रणनीति होगी, सत्ताधारी दल की रणनीति होगी कि वो अधिक से अधिक अपनी बात, अपनी योजनाओं को लेकर वो सदन के सामने जाए और जनता के लिए पेश करे। तो क्या लगता है कि हंगामेदार सदन होने की निश्चित निश्चित रूप से हंगामेदार सत्र सत्र जो है हंगामेदार होने की जो विपक्ष के विधायक हैं उनके भी काफी संख्या है, और वो लोग कुछ मुद्दों को लेके काफी आक्रामक है, जैसे जातीय जनगणना को लेके, मतलब आरक्षण की सीमा को बढ़ाने के लेके वो लगातार नेता प्रतिपक्ष जो है बाजार में भी, मतलब मीटिंग में भी बोलते रहे हैं कि भाई आरक्षण की सीमा बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। तो उसको लेके ये लोग सरकार को निश्चित रूप से दोनों सदनों में, मतलब विधानसभा और विधान परिषद में, घेरने की तैयारी में। नीतीश कुमार की अगुवाई में चल रही है, उस सरकार का पहला कैबिनेट एक्सपेंशन, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। उस विस्तार में भारतीय जनता पार्टी के 7 विधायकों को मंत्री पद की जगह मिली है। तो इस कैबिनेट विस्तार को आप कैसे देखते हैं? को दो भागों में बांट के मैं देखता हूं कि सरकार की भी मजबूरी है, क्योंकि बजट में हर एक विभाग के मंत्री को अपना अपना बजटीय प्रावधान है, भाषण है, वो प्रस्तुत करना पड़ता है। अभी जैसा कि आप भी जानते हैं कि इसमें एक एक मंत्री के जिम्मे 3-3 विभाग है, तो उनके लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि 2 सदन है यहाँ,
मतलब परिषद भी है और विधानसभा भी है, तो कभी एक ही मंत्री का दोनों जगह क्वेश्चन भी आ जाता है और उनको रहना भी पड़ता है। तो उस दृष्टि से भी नीतीश सरकार ने बिल्कुल सही फैसला लिया है कि अलग-अलग मंत्रियों को विभाग कम होंगे तो उनको विधानसभा या विधान परिषद में जवाब देने में सुविधा होगी। दूसरी इसके राजनीतिक अर्थ ये निकाले जा सकते हैं, जो कुछ विक्षुब्ध थे भाजपा में, मंत्री नहीं बनने से तो उनकी नाराजगी थी, या जातीय कॉम्बिनेशन जो था वो पूरा नहीं हो रहा था, किसी जाति के मंत्री का प्रतिनिधित्व नहीं था। तो विस्तार के बाद जातीय प्रतिनिधित्व को एक तरीके से विधानमंडल में रिप्रेजेंटेशन मिल गया है और उसका राजनीतिक मतलब फायदा भी मिलने वाला है, चुनाव आने वाला है, चुनावी लाभ भी मिलना है। इसमें दोनों पार्टियों ने, खासकर भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है, जैसा आप बता रहे हैं। 7 मंत्री, अब एक ये देखना होगा कि राज्य विधानमंडल की जो संख्या है उसके 15% ही मंत्रियों की संख्या हो सकती है। तो उस हिसाब से अधिकतम मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री को जोड़कर 36 होती है। अब राज्य सरकार के सभी मंत्री के पद भर गए, अब मंत्रियों की संख्या आगे नहीं बढ़ सकती है। इस मंत्रिमंडल में कुल मिलाकर जदयू के मुख्यमंत्री को जोड़ लिया जाए तो 13 मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के 21 हैं, एक हम पार्टी से हैं और एक निर्दलीय है। कुल मिलाकर 36 संख्या हो जाती है। तो इसमें सभी जाति, जैसा कि कैलाश जी ने बताया कि सभी करीब करीब सामाजिक समीकरण को साधने की चुनावी वर्ष है की कोशिश की गई है, तो इसे इस रूप में देखा जाना चाहिए। और दूसरी व्यवस्था जो प्रशासनिक व्यवस्था है कि आने वाले दिनों में जो कल से विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है, तो उसमें कई विभागों के सवाल जवाब होते हैं विधायकों के, तो उसको वहां सत्र में, सदन में, पटल पर सरकार को अपनी बात रखने में सहूलियत होगी। तमाम इन मुद्दों को लेकर कल विधानसभा का सत्र जब शुरू होगा तो हम आपके सामने फिर आएंगे, देखेंगे कि किस तरह राज्य के विधायकों ने अपनी बात, जनता की बात को सदन के सामने रखा है। आप देखते रहिए प्रभात खबर डिजिटल। नमस्कार कैलाश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।